वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हो गया ब्रेक, सब फिट फाइन। ओके, सो लेट्स सी आगे का क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट हैज टू बी डन। अभी हम जो पार्ट देखने वाले हैं वो है केसेस। एग्जैक्टली। सो जो केसेस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, काफी इंटरेस्टिंग केसेस है, एग्जाम में ध्यान आना चाहिए। सो यू कैन हैंडल देम। देन लेट्स सी। एक केस था, दिसंबर 2005 का केस था। ऑन ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ रजत, his father Govind gave a plot of land to him for life, and after his death, that is, after the death of the father, after the death of Rajat, to his wife Sujata for life. Okay? He stipulates that after the death of Rajat and Sujata, their eldest unborn son will get the property for life. And after the death of eldest son, the land will be enjoyed by the younger son absolutely. Decide the validity of the transfer. आपने अगर ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड की तरह है, बराबर। सो इसका, इस केस का एनालिसिस करें, दैट इज केसेस का एनालिसिस करें, द फर्स्ट वन वी थिंक। तो यहाँ पे हमने एक केस पढ़ा था, जी ने, दैट इज इस फादर इज व्हाट। सो यहाँ पे इसके फादर का नाम है गोविंद, प्रॉपर गोविंद एंड रजत एंड सुजाता। सो लेट्स टेक दिस। सो गोविंद ने ये प्रॉपर्टी फॉर लाइफ दी है, तो गोविंद ने फॉर लाइफ, ओके, ये प्रॉपर्टी अपने बेटे रजत को दी है। एंड इन केस रजत की डेथ, रजत को दी है, रजत की अगर डेथ होती है तो डेथ होती है तो फॉर लाइफ रजत की वाइफ सुजाता, यानी उनकी बहू सुजाता हो जाएगी। और अगर उसकी डेथ होती है तो उसके बाद फॉर लाइफ, यहाँ पे जिसको दिया है वो है एल्डेस्ट अनबॉर्न सन, ये लिखा था, बराबर, एल्डेस्ट अनबॉर्न सन। और इसके बाद, इस एल्डेस्ट अनबॉर्न सन के बाद ये प्रॉपर्टी चली जाएगी टू द सेकेंड अनबॉर्न सन, बराबर। सेकेंड अनबॉर्न सन। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या है, ये वैलिड है, इज दिस अ वैलिड ट्रांसफर, इज इट अ वैलिड ट्रांसफर। ओके, तो आपने ये पूछा गया, इज दिस अ वैलिड ट्रांसफर, आई वुड से दिस इज नॉट वैलिड। देखो, यहां तक अगर उसने प्रॉपर्टी लाके रोक दी होती, यहां तक, ओके, दैट इज दिस मच ओनली, यहां से लेके यहां तक देखा जाए तो ट्रांजैक्शन वैलिड है। आप एक अनबॉर्न सन को बेचते हो, चलेगा, वैलिड है। लेकिन जैसे आपने सेकंड अनबॉर्न सन लिखा, द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज प्रिसीडेड बाय अ पर्सन व्हिच इज नॉट अ लिविंग पर्सन। ओके, तो यहां पे ये बोल सकता हूं कि जो फर्स्ट अनबॉर्न सन, फर्स्ट अनबॉर्न सन, इसके लिए ये बोल सकते हैं ही इज नॉट हैविंग एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, जबकि अनबॉर्न को आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना है। वो डिपेंड करता है, वो बॉर्न होने के बाद भी इज लाइक, मैं वो प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आने वाला कोई भाई या बहन उसका करने वाला है, जो उसको पता नहीं कभी आएगा कि नहीं। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ओके, देयर इज नो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन all of the remaining interest in property. Okay, so there is actually no absolute interest in the whole of the remaining interest in the property. So what is happening, अगर वो absolute interest create नहीं होता, तो life interest, he is only having a life interest, that is, वो जिंदा है तो उसको यूज कर सकता है, but only life interest is created. So he only has a life interest, he does not have an absolute kind of interest in that.
एंड सेकेंडली जो सेकेंड अनबॉर्न सन है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया गया है, लेकिन उसके पहले जिसका नाम है वो खुद एक अनबॉर्न है। ओके, सेकेंड अनबॉर्न, इसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ओके, द सेकेंड अनबॉर्न चाइल्ड हैज एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो हुआ क्या है, जब आप किसी पर्सन में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हो तो यू हैव टू गिव इट ओनली टू वन अनबॉर्न सन, बराबर। लाइफ इंटरेस्ट हमेशा लिविंग पर्सन में होती है और वन अनबॉर्न सन उसकी मेजॉरिटी एज पर लॉ तक जाता है। अगर आपको याद हो सेक्शन 14 का, सेक्शन 14 की रिक्वायरमेंट्स ये थी कि जब लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना हो, लाइफ इंटरेस्ट हमेशा याद रखना वो लिविंग पर्सन के अंदर क्रिएट होती है। अनबॉर्न में नहीं। और दूसरी बात, ओनली वन अनबॉर्न तक जा सकता है। ओके, टिल द टाइम ही अटेन मेजॉरिटी उसको फिर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सो प्लस वन अनबॉर्न। ओके, दैट इज मेजॉरिटी एज पर लॉ। ओके, क्लियर। सो ये ओनली वन अनबॉर्न तक जा सकता है टिल ही अटेन्स मेजॉरिटी। एज अ रिजल्ट क्या ये ट्रांसफर वैलिड है? नहीं, ये ट्रांसफर वैलिड नहीं है क्योंकि सेकंड अनबॉर्न सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया है, पहले वाले को नॉन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया है। अब वन अनबॉर्न सन के ऊपर जा चुके। देखो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम नॉट डिक्टेटिंग द आंसर, द आंसर इज वेरी वेल ड्राफ्टेड एंड गिवन। 13 भी डिस्कस किया हुआ है इन केस, एंड 14 भी डिस्कस किया हुआ है, एंड लास्ट में लिखा हुआ है इन द प्रेजेंट केस द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न सन डज नॉट इफेक्ट द transfer because the transfer does not extend to the whole of the remaining interest in the property as he is getting a life interest but not a absolute interest। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर इसको सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। एज अ रिजल्ट पहले अनबॉर्न को ही एब्सोल्यूट मिलना चाहिए था, तो दिस ट्रांसफर इज नॉट वैलिड इन वैलिड ट्रांसफर। ठीक है, आंसर ऑलरेडी है उसमें, मैं आंसर समझा रहा हूं कि उसको समझना कैसे। तो इस तरीके से आप सिंपल एग्जाम में पेंसिल वेंसिल लेके भी ड्रॉ करके समझ सकते हो और फिर अपना आंसर लिख सकते हो कि एज पर द गिवन फैक्ट्स जी हैज ट्रांसफर टू दिस दिस इज दिस एंड द फर्स्ट अनबॉर्न सन इज गेटिंग ओनली अ life interest but not absolute interest, second is getting absolute interest, and as per section 14 life interest can be created only in the living persons, and it can go up to the one unborn child who shall have the rights on attaining the age of majority। okay, clear, fine। so ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन जून 2006, ओके, एंड देन दिसंबर 2006, जून 2010। कई बार आया है कई अलग अलग तरीकों से, जैसे एक ही क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। अंगद ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी वर्थ 50,000 टू बीम and by the same document asked Beam to transfer the property worth 25,000 to Chandra. Beam refuses to accept the gift of such property. Meanwhile, Angal died before the exercise. इससे क्लिक होता है कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर दिखा रहा है ये एक इलेक्शन की बात कर रहा है, एक चॉइस की बात कर रहा है। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी, बी ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू सी। ठीक है, अगर आपको याद आता है तो ऐसा हमने कुछ किया भी था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के जैसा। ओके, प्रॉपर्टी ऐसा है कि ए की प्रॉपर्टी है, दैट इज एज प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्या हुआ है कि ए अपनी ये प्रॉपर्टी जो है, ओके, ए अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को दे रहा है। सो बी को इज ट्रांसफर, और बदले में क्या बोल रहे हैं, बी की जो प्रॉपर्टी है
जो प्रॉपर्टी बी की है, बी अपनी ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर, सो ए बी को प्रॉपर्टी दे रहा है, बदले में बोल रहा है बी अपनी ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये इस केस में कि बी इस चीज को रिफ्यूज कर रहा है, तो वो बोल रहा है मैं अपनी प्रॉपर्टी क्यों दूं। ओके, एंड ए की डेथ डिसीजन लेने से पहले, यही है ना, केस ऐसा ही है कि Beam has been Beam transfers the property to Chandan. Beam refuses to accept the gift. Meanwhile, Angad dies before Beam exercises. Beam refuse तो कर ही रहा है, लेकिन ये भी लिखा है कि A dies, okay, before decision exercise. So A की डेथ हो गई है डिसीजन एक्सरसाइज करने के पहले। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टेटस होगा, मतलब सी को क्या मिलेगा। सी के लिए ऐसा हुआ है कि बी रिफ्यूज कर चुका है, तो सी हैज टू क्लेम इट फ्रॉम ए। इस पूरे केस में सी का स्टेटस ऐसा है कि वेयर बी रिफ्यूजेस, सी हैज टू क्लेम फ्रॉम ए। ओके, तो अगर बी रिफ्यूज करता है तो वहां पर सी का क्लेम ए के खिलाफ जाएगा, एंड अगर ए की डेथ हो गई है तो हाँ सी, तब ए सी को क्या मिलेगा, एज डेथ। ये सिचुएशन आएगा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं उधर। यहाँ पे अगर ए की डेथ होती है तो सी कैन क्लेम फ्रॉम द लीगल हेयर्स ऑफ ए हिज प्रॉपर्टी। सी कैन क्लेम फ्रॉम लीगल हेयर्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ओके, ये बात मैं आपको समझा भी चुका हूं कि ए की प्रॉपर्टी से ही लायबल, लीगल एयर पर्सनली लायबल नहीं है। लीगल एयर को ए की प्रॉपर्टी को बेच के सी को पे करना पड़ेगा, so from the A's property, so that's why they are the legal heirs of A's property, they have to make the payment, okay, for this purpose। आप समझ में आया, फाइन। so ये हो जाता है सेक्शन 35 का केस, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का। आंसर आप देख सकते हो, सुटेबली गिवन है, छोटा सा आंसर है, इट्स गुड आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर वाज अ पार्टीशन बिटवीन हिंदू फादर and his 5 sons. The deed provides that if any one of the sons wanted to sell the share, he shall sell it to one of his brothers only and not to any other stranger. The consideration for that share has been 1000. Are these conditions valid? Okay. अच्छा क्वेश्चन था। ओके, पुराना क्वेश्चन अच्छा वाला था। क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन ऐसा था कि एक हिंदू फादर है जिसके 5 बेटे। ओके, सो देयर इज हिंदू फादर और उसके 5 सन। लेट्स टेक ए बी सी डी, और इन सब के बीच में एक पार्टीशन डीड बनी थी। इन सब के बीच में पार्टीशन डीड बनी थी। ओके, जिसको हम लोग बंटवारा भी बोलते हैं, बंटवारे की। और इस डीड के हिसाब से कुछ टर्म्स लिखे गए थे। लेट्स सी दैट। देख, इस टर्म्स में ऐसा था कि deed provides that if any one of the sons wanted to sell the share, he should sell it to one of his brothers and not to any stranger, and the consideration for this
शेयर्स शैल बी 1000 रुपीज। ठीक है, टर्म्स के हिसाब से ऐसा लिखा था। क्या लिखा था? Anyone who sells the property shall first sell to his brother. Anyone who sells the property shall first sell to his brother. Okay, and not to stranger. And दोनों के बीच में and the property shall be sold for rupees 1000. Property shall be for rupees 1000. क्लियर? सो ऐसे सिचुएशन में अभी क्वेश्चन उठता है, क्या ये कंडीशन एक्सेप्टेबल है? मतलब ये कंडीशन एक्चुअली रोक क्या रही है? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का हक। एग्जैक्टली इसको बोलते हैं राइट ऑफ अलाइनेशन, एलियनेशन भी बोलते हैं। एक तरह का एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है। अगर मैं सिर्फ इसी रेस्ट्रेंट की बात करता, दैट इज ये वाला रेस्ट्रेंट हटा दो, ये नहीं है, ओनली दिस मच, you have to sell the property to your brother, तो ये partial restraint है, वो absolute restraint नहीं हो सकता। ओके, ओनली दैट मच। लेकिन इन दोनों, इस पूरे को मिला के बात करूं तो देन इट इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो पूरा रेस्ट्रेंट आया है, तो क्या इसका असर होगा? व्हाट इज दिस? दैट वे आई कैन से इन दोनों का असर ये है कि एज पर सेक्शन 10 दिस इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट ऑन अलाइनेशन। As per section 10, it is absolute restraint on alienation. As per section 10, it is an absolute restraint on alienation. So this condition is therefore void. This condition is therefore void. Condition is therefore void. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना, कंडीशन वॉइड हुई है, पार्टीशन डीड नहीं। पार्टीशन डीड वैलिड है, सारे लोगों को प्रॉपर्टी मिल चुकी है, लेकिन कोई भी भाई अब इस कंडीशन से बाउंडेड नहीं है। वो अपने भाई को बेचे या बाहर वाले को बेचे और फुल मार्केट वैल्यू पे बेचे, चलेगा। दे आर नॉट बाउंडेड बाय दिस कंडीशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं, सो दिस कंडीशन डज नॉट बाइंड द ब्रदर्स। So this condition has no bound brother. ठीक है, तब ये भी बोल सकते हैं, सो दिस कंडीशन इज नॉट बाइंडिंग द ब्रदर्स। ठीक है, याद रखना, वैसे ही बताया था, अगर एग्जाम में यहाँ पे एंड नहीं हो, बस ये ही कंप्लाई करना हो, तो ये तो पार्शियल था। ये पूरा कंप्लाई करने की वजह से वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट हो गया, अलाइनेशन। और ये क्लिक होना चाहिए कि ये एंजॉयमेंट है या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से रोकना। अभी रिसेंटली दिसंबर 2020 के पेपर में भी एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट बाय अलाइनेशन ही आया, जहां पे वो 75,000 की प्रॉपर्टी 2000 में बेचने की बात कर रहा था, और जहां पे 5,000 की प्रॉपर्टी 75,000 में, मतलब दैट वाज वन ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो भी अलाइनेशन पे। ओके, क्लियर, फाइन। उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी पुट अप कर दिया है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एंड इफ यू नीड इट जस्ट व्हाट्सएप मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। तो ये आई बिलीव समझ में आया। ओके,
अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि अजीत ट्रांसफर्स टू बलजीत फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन हिज रिवर्जनरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ओके, ये कौन सा इंटरेस्ट है? रिवर्जनरी इंटरेस्ट दे रहा है। व्हेन अजीत सक्सीडेड टू द प्रॉपर्टी, ओ, ये लाइन ने मेरे को हिला दिया। बलजीत चू फॉर पोजेशन ऑफ द सेम, वेदर बलजीत, देखो हमने पढ़ा है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचते हो, अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचते हो तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए ना। मतलब आप वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते जिसके मालिक नहीं। जैसे इस समय मैं आपको बोलता हूँ आपके आपके घर का बेडरूम आप बेच दो, आपका रूम बेच दो, यू कैन नॉट, यू से सर अभी तक मेरे हाथ में ओनरशिप राइट्स नहीं है, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बराबर है, यू करेक्ट, यू आर नॉट द ओनर, सो यू कैन नॉट बी सेलिंग योर प्रॉपर्टी। करेक्ट। अब यहाँ पे दिखा है अजीत ट्रांसफर्स टू बलजीत फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन हिज रिवर्जनरी इंटरेस्ट। अगर किसी वजह से इस समय, क्या आई नो द मीनिंग ऑफ रिवर्जनरी इंटरेस्ट, बट अगर आपको एज अ स्टूडेंट नहीं समझ में आया सर रिवर्जनरी इंटरेस्ट क्या हो, चलो नहीं आया, नहीं समझ में आया, फिर मैं आगे की लाइन पढ़ता हूं। व्हेन अजीत सक्सीडेड टू द प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ? अजीत को प्रॉपर्टी अभी मिली है, और सक्सीडेड का मतलब होता है किसी के मरने के बाद। अरे, इसका मतलब अजीत ने जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी बलजीत को, तो उसको ये प्रॉपर्टी नहीं मिली थी। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर अजीत की वो प्रॉपर्टी होती तो ही ये लाइन की जरूरत ही नहीं थी, व्हेन अजीत सक्सीडेड बलजीत सू फॉर पोजेशन। बराबर। अगर आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हो और वो उसकी है तो डायरेक्टली आप उसी से लोगे, पर उसको वो प्रॉपर्टी कहीं से मिल रही है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। सक्सीडेड का मतलब उसके पापा, तो इसका मतलब रिवर्जनरी इंटरेस्ट मतलब अपनी प्रॉपर्टी को पाने का हक। तो जब ये हक पेंडिंग था, उसने ये प्रॉपर्टी बेच दी। मतलब आज की तारीख में सपोज आपने अपना फ्लैट बेच डाला, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच डाली पापा मम्मी को बताए बिना, so that's exactly where the trouble is. You have reversionary interest, but only when you actually succeed the property. और यही हुआ था गड़बड़। यहाँ पे चांस ऑफ हेयर अपेरेंट आएगा, that is the chance of relationship of obtaining legality of the kinsman. Kinsman मतलब legal heir to anyone. तो यहाँ पे kinsman ना, sorry. In the given case, Baljit suits for the possession will not succeed as the reversionary interest is of space successful. ठीक है, so बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। Okay, I will explain you in a very simple term again. So question कोई हार्ड पास नहीं था। क्वेश्चन 4 की बात करूं, so अजीत ने अपने क्वेश्चन के हिसाब से बलजीत को he has sold for valuable consideration, for valuable consideration। अजीत ने बलजीत को वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए बेच दिया, और क्वेश्चन में ये लिखा था सक्सीडेड द प्रॉपर्टी, सक्सीडेड द प्रॉपर्टी। ओके, सक्सीडेड प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपको डेथ होने के बाद ये प्रॉपर्टी मिल रही है, दैट इज आफ्टर डेथ। किसी की डेथ होने के बाद आपको प्रॉपर्टी इस, और उसके बाद बलजीत ने सू किया फॉर पोजेशन, दिलजीत सू फॉर पोजेशन। क्लियर? क्योंकि अजीत को प्रॉपर्टी मिली नहीं थी, देन ही सक्सीडेड द प्रॉपर्टी। एज अ रिजल्ट क्या बलजीत सक्सीड करेगा वो अपने से पूछा गया, तो हमारा आंसर ये है कि ही विल नॉट सक्सीड। ओके, विल बी सक्सीड, ओके, नहीं करेगा, बिकॉज ए वॉज नॉट द ओनर व्हेन ही ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी। यहाँ पर आई कैन से he was not the owner when he transferred the
ओके फाइन। ऐसा कई जन मेरे से पूछते हैं सर हमें ये कैसे क्लिक होगा। एग्जैक्टली तुम्हें ये क्लिक नहीं होगा जब तक तुम्हें बताया ना जाए। अब मैंने बता दिया, अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा क्या तब क्लिक होगा? हाँ, तब समझ में आ गया सर। तब अगर रिवोल्यूशनरी इंटरेस्ट आया तो हम ऐसा सोचेंगे, हम भी ये समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली द पॉइंट इज दैट अभी बताने से पहले ये क्लिक नहीं होता है। बताने से पहले हम सोचते रहते हैं क्या है, कैसे हैंडल करना है। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप एग्जाम में थोड़ा कॉशियस हो जाओगे, आप समझ जाओगे अगर एग्जाम में ये दिया है तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट नहीं होगा। आप समझ में आया कि आपको ये कैसे क्लिक होगा? आपको ये एक बात समझने के बाद क्लिक होगा, और वही तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो समझो विद ओपन माइंड, अंडरस्टैंड दैट। तो इस केस में फाइनली ये होगा ए वाज ओनली हैविंग अ चांस टू सक्सीड द प्रॉपर्टी, स्पेस सक्सेसनिस्ट जैसा। ओके सो ए wants to succeed the। So यहाँ पे A के पास सिर्फ एक चांस था that he will succeed the property, only a chance. Okay. So यहाँ पे B can B sue A. The answer was B can sue for recovery of the money, जो उसने पैसा दे किया है, but he cannot get a attachment of the property. So finally हम लोग यही बोल सकते हैं so far as B is concerned, so far as B is concerned, he can sue for the recovery of the money. Can sue for So he can sue for the recovery of money which is advanced but not get the property. Oh. That cannot get. So he can sue for the recovery of the money which is advanced, but he cannot get the property. अभी समझ में आया? ये पूरी पॉइंट समझ में आई? तो he has sold for valuable consideration, succession हुआ था, he can sue for money advance but not get the property. Okay? And यहाँ पे अगर B चाहे तो एक चीज और है, he can always apply for specific reliefs. अगर उसका पैसा वापस नहीं मिलता, he may get a relief under the specific relief act into a different nature. इस चीज का भी ध्यान रखना कि B may get relief under specific relief act. इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं that B can get a specific relief in the specific relief act. That is always there. Okay, clear? फाइन। तो ये बात तो रहने वाली है। सो आई बिलीव समझ में आया? वेरी गुड। ओके, अभी जो पार्ट अपने को देखना है क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी। ओके, क्या बोला गया है? क्वेश्चन 5 बोलता है अर्जुन ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू बानु फॉर लाइफ। ठीक है। आफ्टर बानु's डेथ टू दैट ऑफ द अनबॉर्न सन as first attains the age of 25 years. Oh, 25 साल बोल। And if he fails to, if he fails, then to Chandan who is living at the time of the transfer। समझा है? ये सेक्शन 14 का क्लियर कर, क्योंकि ये लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है। देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जुन ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू बानु फॉर लाइफ। ठीक है। एंड आफ्टर बानु's डेथ, बानु के मरने के बाद उस अनबॉर्न बच्चे को 25 साल में ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। He has to attain the age of 25 years to get that property. बराबर? क्लियर? एवरीवन क्लियर? ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांसफर। क्या ये ट्रांसफर वैलिड है?
ओके, सो यहाँ पे ट्रांसफर्स तो अपने आप में वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सी इज अ लिविंग पर्सन। इफ ही फेल्स देन टू चंदन हु इज लिविंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांजैक्शन क्या बन रहा है, लेट्स सी। अर्जुन नाम का एक पर्सन है, ओके, और अर्जुन ने लाइफ टाइम ट्रांसफर फॉर लाइफ है बानु को दिया। ट्रांसफर फॉर लाइफ, जैसे लाइफ इंटरेस्ट करते हैं, वो एक बी वन वन टू, और बानो की डेथ हो जाने के बाद, आफ्टर डेथ, सॉरी, बानो की डेथ हो जाने के बाद, आफ्टर डेथ, वो जो भी अनबॉर्न पर्सन है, जो अभी बॉर्न नहीं हुआ है लेकिन अनबॉर्न है, he has to attain the age of 25 years. So unborn, okay, जिसका अभी तक बर्थ नहीं हुआ है, no birth, this unborn की एज ऑफ 25 years, ओके, एंड फेलिंग विच ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, चंदन। चंदन, और चंदन लिविंग पर्सन है, चंदन लिविंग पर्सन, ठीक है। तो ये हुआ है पूरी प्रॉपर्टी का, क्या ये वैलिड है? अभी जहां तक मेरे को याद आता है सेक्शन 14 का केस है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जबकि सेक्शन 13 में ट्रांसफर इज टू दी अनबॉर्न, वी डोंट क्रिएट अ लाइफ इंटरेस्ट, वी ओनली अपॉइंट देम एज अ केयर टेकर। ओके, तो यहाँ पे ए ने बी को लाइफ टाइम तक दिया है और उसके बाद एक अनबॉर्न को दिया है, बराबर, क्लियर? तो ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। ओके, so is this transfer valid? Yes, the transfer is valid. Section 14 का केस है ये, I can see section 14 का। पर यहाँ पे क्या चीज समझने लायक है, let's understand. See, section 14, as I told you, rule against transfer is not valid after the lifetime of one or more person living at the death, and transfer can be extended to the person who is not in existence, but the existence of the time of termination of the last transfer. When the person born, he shall have a contingent interest, on attaining majority he has vested interest. Okay. Section 15 refers to the situation when the transfer and the interest is created in favor of the person. The property is transferred to bountiful life and after that to the unborn. तो पहले तो आप सेक्शन 14 के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख देना जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है? दैट वाज, याद है, बड़ा एस्टेट है, जेड ने अपनी डॉटर को, तो दैट चाइल्ड मस्ट अटेन द 18 years of age और वो सब। So the property is transferred to Bano for life and after the death to the unborn for attaining 25. Such person should attain 25 years within 18 years of, and accordingly the Bano has a son, and if he attains 25 years within 18 years of the death, the property is transferred. ठीक? अब कई स्टूडेंट्स ने मेरे को इसके बारे में बहुत पूछा, सर हाउ कैन ही अटेन 25 years in the age of 18 years? पागल है क्या? ठीक है, देखो ये दो चीजों के बीच का एक प्रॉब्लम है। सेक्शन 14 जो है वो 18 इयर्स की बात करता है, और यहाँ पे 25 इयर्स यानी 18 से ज्यादा एज दी हुई है। तो अब यहाँ पे क्लियरली समझते हैं। तो पहले तो सेक्शन 14 की आपको करना क्या है, राइट डाउन दी कंडीशंस फ्रॉम नोट्स या फिर प्रिंटेड नोट्स, जहां से भी आपने याद किए हैं वो सारे कंडीशंस एक बार लिख लेना, ठीक है? अब यहाँ पे ये ट्रांसफर वैलिड है कि नहीं, तो आई वुड से द ट्रांसफर इज वैलिड एज पर, ठीक है, क्लियर? अच्छा, दो चीजें यहाँ पे समझने लायक है। क्या समझने लायक है? एक, सेक्शन 14 के हिसाब से द ट्रांसफर कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द एज ऑफ मेच्योरिटी। सिंपल भाषा में बात करूं तो
अगर एक बच्चा पैदा हुआ तो 18 इयर्स का होने के बाद उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आता है, द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट गोज टू हिम। ओके, सो एक चीज समझना, ऑन बर्थ ऑफ चाइल्ड, ओके, ऑन बर्थ ऑफ चाइल्ड, on attaining 18 years, he gets interest in property। ठीक है, अब आइडियली देखा जाए तो 18 साल का होने के बाद बच्चे के पास इंटरेस्ट एज वेल एज राइट पे आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन की यूनिकनेस ये थी कि उन्होंने बोला इस बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का हक जो है वो हक 25 साल की एज में मिलेगा। यही तो था कि इस पूरे ट्रांजैक्शन का ये था कि बाय द एज ऑफ 25 इयर्स ही विल हैव द राइट टू ट्रांसफर। सो इसमें दूसरा पार्ट ये आया, on attaining age of 25 years, he gets a right to transfer property। अब इन दोनों पार्ट में यूनिकनेस ये याद रखना, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे उसको राइट मिल रहा है। आइडियली हमने जो पहले केसेस देखे थे 18 साल की एज में इंटरेस्ट एंड राइट साथ में जाता है, बट इस केस में दोनों को अलग किया गया, एंड दैट इज द रीजन व्हाई he should attain the age of 25 years after within 18 years of the death of बानो। तो ये है क्या बताता हूं, देखो अगर बानो की डेथ कब होती है, लेट्स टेक इट दिस वे, एग्जांपल के लिए बानो की जो डेथ है, बानो की जो डेथ है, ओके लेट्स टेक डेथ, ये डेथ अगर 2020 में हो जाती, बानो डाइज इन 2020, तो 2020 की डेथ के टाइम पे हमें ये देखना है कि क्या बच्चे का 18 साल हो गया है, क्योंकि अगर उसका 18 आफ्टर द डेथ ऑफ बानो तो 18 साल हो गया तो प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। ओके, तो यू हैव, यहां से आपको 18 साल काउंट नहीं करना, यू हैव टू सी वेदर ही हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स। ओके, तो यहां पे वेदर 18 years is completed, तो आपको ये चेक करनी है क्या इस डेट तक, अगर बानो की डेथ होने तक क्या उसका 18 साल हो गया, और फिर आपको ये चेक करने का है कि अगर उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, अगर उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो वेदर ही हैज आल्सो कंप्लीटेड दैट 25 इयर्स। ओके, वेदर ही हैज आल्सो कंप्लीटेड दैट 25 इयर्स, वेदर completed 25 years also। ठीक है, तो अपने को ये जानना है कि क्या वो 18 इयर्स कंप्लीट कर चुका है, क्या वो 25 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। ओके, तो क्या वो 18 इयर्स या 25 कैसे करें। अच्छा देखो, बानो की डेथ कब हुई, 2020 में, 2020, इसका मतलब उस बच्चे का बर्थ कब हुआ, अगर उस बच्चे का बर्थ हुआ है 2002 में, ओके 2002 बराबर, तो 2002 से 18 इयर्स का मतलब हो गया 2020, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ बानो's डेथ ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 18 इयर्स। ओके, दैट इज 18 years completed, 18 years completed, but he cannot transfer the property because he has not completed 25 years।
बराबर, क्योंकि कंडीशन ये थी दैट इज मालिक तो बन गया है प्रॉपर्टी का, बट वो बेच नहीं सकता जब तक वो 25 ईयर्स नहीं कर सकता। कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टिल ही अटेन्स 25 ईयर्स। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये बच्चा 1995 में पैदा हो चुका है, इसके 25 साल या 1995 से बिफोर पैदा हुआ, तो 2020 आने तक इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। 18 इयर्स का भी हो गया है तो प्रॉपर्टी मिल गई, और 25 भी कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब ट्रांसफर भी कर सकता है। तो 18 years and 25 years completed. Okay, so can transfer the property. बराबर, क्लियर। अब इस केस में सिचुएशन ये है, ही तीन सिचुएशन जैसे सब, या तीन चार सिचुएशन, लेट्स सी। he is born but does not complete 18 years, जैसे situation is does not complete 18, 18 साल का हुआ ही नहीं, मतलब डेथ हो गई, पहले डेथ हो गई। और अदर आई शुड से dies before completion of 18 years, तो बेटर लगे, dies before completion of 18 years। ठीक है। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई, सिचुएशन 1 से। एंड एक और सिचुएशन होती है सिचुएशन 2। सिचुएशन ऐसी कि ही कंप्लीट्स 18 years but dies before completion of 25 years। complete 18 years before completion of 25 years। ओके। और एक और सिचुएशन है, सिचुएशन 3। he completes the age of 25 years, तो 18 भी अपने आप ही हो गए। complete the age of 25 years। ओके। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये पर्सन डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स, 18 साल का हुआ ही नहीं। देखो हमने दो चीज सिचुएशन समझी थी, एक उस पर्सन को 18 साल होना चाहिए, बानो की डेथ के टाइम पे ही शुड बी 18 इयर्स टू गेट द प्रॉपर्टी। सर वो 18 इयर्स से कम है, तो जब तक वो 18 का नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वो है ना, बस काफी है, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सिचुएशन इधर आई, 18 के होने के पहले मर गया, तो ये प्रॉपर्टी सी के पास जाएगी। ये लिखा क्वेश्चन का पार्ट, that is and if he fails then C who is living at the time of transfer, तो ये प्रॉपर्टी C के पास जाएगी। so C becomes the remainder man, so then property goes to C। ठीक है। he completes the 18 years, उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आ गया था, लेकिन टर्म्स ऐसे लिखे थे कि उसका राइट 25 साल होने पर आएगा। तो अगर उसका अभी 25 साल नहीं हुआ, he dies before 25 years, तो यहाँ पे C gets the property because failing which C gets the property, so then property goes to C। clear? लेकिन
वो 25 साल होने के बाद मरा तो सी डज नॉट गेट द प्रॉपर्टी गोज टू हिज लीगल हेयर। प्रॉपर्टी गोज टू लीगल हेयर। अब ये लीगल हेयर हो सकता है सी भी हो, ये लीगल हेयर कोई और भी हो, मना नहीं कर सकते, बट द प्रॉपर्टी गोज टू द लीगल हेयर। अब ये समझ में आया? सो सेक्शन 14 के हिसाब से पहले तो हम सेक्शन 14 की कंडीशंस लिखते हैं, बराबर? कि सेक्शन 14 की कंडीशन है प्रॉपर्टी के अंदर डेवोल्यूशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब हम लोग लिख देते हैं जो भी आपने लिखे। ये ट्रांसफर वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन अनबॉर्न चाइल्ड तक दिया है और उसके बाद एक लिविंग पर्सन का नाम लिखा है, नॉन लिविंग पर्सन का नहीं लिखा, ठीक है? फिर दूसरी चीज यहाँ पे ये समझनी है, दो चीजें, एक सेक्शन 14 की रिक्वायरमेंट है कि 18 इयर्स के होते होते आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और दूसरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इस क्वेश्चन में 25 इयर्स लिखा है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसा था कि 18 इयर्स होने पे उस बच्चे को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आए, पर बानो के डेथ के बाद। ओके, तो बानो कब मरती है, कोई भी डेट पकड़ो, उसके टाइम पे दो क्वेश्चन पूछो, क्या उस बच्चे का 18 इयर्स कंप्लीट हो गया है, क्या उस बच्चे का 25 इयर्स कंप्लीट। अगर 18 इयर्स कंप्लीट हो चुका है तो फिर ये वाला पॉइंट, he will get the property but he has not completed 25 years, तो अभी तक उसका राइट नहीं हुआ। ओके सर, उसका 18 भी नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, ही इज लिविंग ना। जब उसका 18 हो जाएगा he will get the interest in the property, जब उसका 25 साल हो जाएगा he will get the right। he can you can appoint a guardian till the time he attains 18 years, after 18 years he does not need a guardian but he cannot transfer the property। तो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी होने का मतलब प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, रह सकता है, बट वो बेच नहीं सकता। बेचने का हक 25 साल होने के बाद मिलेगा। अब इस केस में ऐसा हो गया कि अगर वो 1995 का बॉर्न है तो बानो की डेथ 2020 में, तो तब तक तो उसका हो चुका था 25 साल। हाँ, तो एज अ रिजल्ट 18 भी हो चुका है, 25 भी हो चुका है, तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी। इसका मतलब तीन सिचुएशन है कि सर अगर वो 18 का होने से पहले मर गया तो प्रॉपर्टी सी की, वो 18 का होके पर 25 से होने से पहले मिल गया तो भी प्रॉपर्टी सी की, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है if he fails to attain the age of 25 years। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है unborn child shall first attain the age of 25 years and if he fails। इसका मतलब अगर वो 25 साल की एज को अटेंड नहीं कर पाता तो सी की चली जाएगी, लेकिन अगर वो 25 साल की एज अटेंड करता है तो फिर ये प्रॉपर्टी सी को नहीं, उसके लीगल एयर को जाएगी। वो लीगल एयर जो भी होगा, सी भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, उसके ऊपर। अभी समझ में आया पूरा? फाइन। सो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बट आई बिलीव अब आपको समझ में आया, तो एग्जाम में होपफुली ऐसा ना आए पर अगर आया तो यू कैन डेफिनेटली टैकल द क्वेश्चन। अब आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दिया है, सेक्शन 14 की कंडीशंस लिखो और बाकी सारी चीजें लिखो, हो जाएगा। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो बार आया है ऐसा क्वेश्चन, दिसंबर 11 में भी, जून 9 में भी। लेट्स सी। Ajit, a Hindu who has separated from his father Baljit, sells to Charanjit 3 fields X, Y, and Z, representing that Ajit is authorized to transfer the same. ठीक है? Of these fields, field Z does not belong to Ajit, it having been retained by Baljit on the partition of the property। अच्छा, ये अभी भी बलजीत के पास ही है, अजीत के पास सिर्फ मतलब X और Y ही है, ठीक। But subsequently, on Baljit's death, Ajit as a legal heir obtains the field Z। ठीक है, तो ये field Z उसकी होती है। Decide the validity of the sale of the above said field in the circumstances where Charanjit does not resign the contract of sale। तीन फील्ड दे रहा है एंड बेच चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। फील्ड जेड उसको बिलोंग नहीं होती है, बाद में मिलती है, ये रहा। दैट मीन्स जब वो फील्ड बेच रहा था उसने उस टाइम पे झूठ बोला था, पर बाद में वो झूठ सच हो गया। कुछ कुछ याद आया? फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, एग्जैक्टली। मतलब वो पहले वो झूठ बोल रहा था लेकिन बाद में वो झूठ सच हो गया, उसकी फील्ड हो गई। तो क्या
ये जो बायर है चरणजीत उससे फील्ड मांग सकता है? दैट्स एग्जैक्टली द क्वेश्चन वी हैव टू सी. ओके, सो नाउ वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 6. क्या क्या चीजें समझ में आए, लेट्स सी. सो अजीत करके बेटा है, दैट इज सन इज अजीत, और इस बेटे ने अपने फादर बलजीत से सेपरेशन लिया है. फादर बलजीत, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई है. सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, तो इनके बीच में प्रॉपर्टी का सेपरेशन हुआ है. क्लियर. और अजीत के हिस्से में आया है एक्स फील्ड एंड वाई फील्ड. ठीक है, सो अजीत के हिस्से में एक्स फील्ड एंड वाई फील्ड, ये दो फील्ड अजीत की हुई है. ठीक है, और जो जेड फील्ड थी वो बलजीत ने अपने लिए रख ली थी. क्लियर, ये उसका ओनर था. और हुआ ये कि चरणजीत को अजीत ने बेच दिया. सोल्ड टू चरणजीत. क्या बेच दिया? एक्स, वाई एंड जेड. ओके, सो चरणजीत को एक्स वाई एंड जेड तीनों बेच दिया गया है. अब क्वेश्चन बोलता है कि बलजीत की डेथ हो गई. डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद बलजीत की प्रॉपर्टी यानी फील्ड जेड वो अजीत की हो गई. बराबर, फील्ड जेड वापस अजीत की हो गई. सो अब अगर अजीत की हो गई तो विल चरणजीत गेट फील्ड जेड if he has not rescinded the contract? That is the question. Will Charanjit get field Z if he has not rescinded? तो क्या चरणजीत को फील्ड जेड मिलेगी अगर उसने रिसाइन नहीं किया? तो एग्जैक्टली मिलेगी. ये डॉक्ट्रिन ऑफ फीलिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल का केस है. ओके, सेक्शन 43, that is doctrine of feeding grant by estoppel. ओके, ये वाला केस. इसका मतलब ये हुआ कि सी सी फुल वैल्यू इन गुड फेथ में एक्वायर किया था. मतलब चरणजीत ने अजीत से फुल वैल्यू में एक्वायर किया था. देखो, चरणजीत ने जब अजीत से लिया था फुल वैल्यू इन गुड फेथ में, फुल वैल्यू पेड एंड bought in good faith. बराबर, ऑल थ्री फील्ड्स. तो अजीत से फुल वैल्यू पेड एंड बॉट इन गुड फेथ सारी फील्ड्स एक्वायर की. एंड अजीत ने फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन अबाउट फील्ड जेड किया था. फ्रॉडुलेंट representation about फील्ड जेड. जो बाद में अजीत को टाइटल मिल गया, तो अजीत गॉट टाइटल ऑफ फील्ड जेड सब्सिक्वेंटली. अजीत गॉट टाइटल
ओके, सो अगर अजीत को ये पूरा टाइटल मिल गया है तो क्या चरणजीत उससे ये प्रॉपर्टी मांग सकता है? यस, इनफैक्ट अजीत इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द टाइटल ऑफ चरणजीत इन द फील्ड बिकॉज ये फील्ड तो चरणजीत खरीद चुका है। तो इस केस में अजीत इज स्टॉप from denying the right of Charanjit right of Charanjit on the field on the field Z as he has bought it in good faith and for valuable consideration. And for valuable consideration. अब समझ में आया? क्लियर? ओके फाइन। सो ये पार्ट आपको पूरी तरह भी क्लियर हुआ कि किस तरीके से एस्टॉपल आता है। ठीक है, क्लियर? फाइन। तो यहाँ पे ये पार्ट अपने को क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन 2009-2016 में भी आया। ओके, यहाँ पे Anil has true property Y, property X. He sells property Y to Sunil and puts a condition that Sunil should not construct the property Y more than one story and X which retains the good light. ये वाला मैंने वैसे भी करवाया था, तो ये एक partial restraint है. This is just a partial restraint. तो इधर देख लेते. That is question 7. Refer notes you can say. तो इसमें कुछ खास दिखने वाला नहीं था. So then I can say generally any restraint on the enjoyment of the property or transferee at the time of the transfer of the property is invalid. But if the restraint on or any condition is kept for the benefit of the property or to enjoy the another property at the time of the transfer, it is valid. So मैंने ये बोला था कि adjoining property अगर आपकी खुद की है तो you can keep a valid condition stating that I want to enjoy the property. Clear? याद है मैं बोला था एक बिल्डिंग होती है, दो बिल्डिंग बहुत पास पास में होती है, एक आदमी बोलता है ये वाली खिड़की मत खोलना बाकी खोल सकता है. So because my adjoining property belongs to me, then I can impose the condition. The facts given in the question attract section 11 of the Transfer Property Act. Here the condition imposed by Anil, that is the transfer on Sunil, at the time of the transfer property is necessary to enjoy the property. So the condition which has been imposed by Anil on Sunil is necessary for the Anil to enjoy his own property, and therefore this condition is a valid restraint. It's a partial restraint. Okay, fine. Now question 8 देखते हैं. Amir effects an insurance policy on his own life with the life insurance fund. ठीक है, बराबर. And deposits with the bank for securing the payment of existing debt. Absolutely correct. Amir dies and the bank claims the amount from the LIC contrary to the claim of Amir's death. Now decide whether the claim of the bank is maintainable. समझा? क्वेश्चन अच्छा था, आंसर वैसे दिया हुआ है, लेकिन एक एनालिसिस हो सकती है इसमें, एक समझ आ सकती है क्या. लेट्स सी दिस क्वेश्चन 8 के हिसाब से आमिर ने लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस लिया हुआ है. सो आमिर का लाइफ इंश्योरेंस LIC के साथ है. अब ऐसा है कि बैंक से आमिर ने लोन लिया है, ठीक है. सो बैंक से आमिर ने लोन लिया.
लोन के सामने उसने इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ चार्ज पर रखी हुई। इंश्योरेंस, लोन के लिए उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का चार्ज रखा हुआ था। बराबर, क्लियर, क्लियर एवरीवन, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आमिर की डेथ होती तो ये जो इंश्योरेंस का पैसा है ये किसको जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। इफ आमिर dies today, who will know? So अगर आमिर की डेथ होती है तो ये जो पैसा है ये जाएगा किसको? Who gets some money out of this? ठीक है, let's try and understand that. इसमें दो सिचुएशन, ये देखना पड़ेगा कि LIC के पेपर में नॉमिनी कौन है। अगर नॉमिनेशन में उसके घर वालों का नाम लिखा है तो पैसा घर वालों को जाएगा और घर वालों को बैंक को पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन रिकवर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज। अगर नॉमिनेशन में या चार्ज में बैंक का नाम रजिस्टर किया है LIC में तो पैसा बैंक को जाएगा, बैंक अपना लोन रिकवर करके बाकी का घर वालों को। तो दोनों सिचुएशन में ही बैलेंस है। तो यहाँ पे ये देखना होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ओके। देख लेते हैं दोनों पार्ट में कैसे दिखेगा। यहाँ पे पहले नॉमिनेशन हैज लीगल एयर, nomination as, तो अगर नॉमिनेशन में लीगल एयर का नाम लिखा है तो LIC हैज टू पे टू द लीगल एयर, बराबर यही होने वाला है। देन LIC they will pay to लीगल एयर, ठीक है। और ये लीगल एयर की ड्यूटी होगी दैट दे हैव टू मेक द पेमेंट टू द बैंक। लीगल एयर इज liable to pay to, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर नॉमिनेशन में बैंक का चार्ज रजिस्टर्ड है तो यस, नॉमिनेशन हैज बैंक चार्ज। ये भी हो सकता है, होता है पॉलिसीज में कई जगह पे वो बैंक के चार्जेस में आप नॉमिनेशन के नीचे एक चार्जेस कॉलम होता है, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि दिस पॉलिसी इज बीन चार्ज विद सो एंड सो बैंक, तो बैंक को पैसा जाएगा। सो LIC पेज टू बैंक इस केस में, LIC पेज टू, okay, and bank they have to collect the loan outstanding, pay back to the legal heir. So bank shall pay the legal heir remaining amount and shall pay legal heir remaining amount. Okay. So bank has to pay to the legal heir the remaining amount after satisfaction of loan. अब ये समझ में आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ लोन द बैंक हैज टू पे टू द लीगल एयर द रिमेनिंग अमाउंट, क्लियर, फाइन। सो इस तरीके से हम इसके एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे आंसर छोटा सा ही दिया हुआ है, यू कुड हैव रिटन दैट, रिटन दिस आल्सो। मैंने आपको पूरा एक स्ट्रक्चर, आप एक अजम्पशन लेते हो कि ओके नॉमिनेशन एज लीगल एयर नेम, तो आप ये वाला आंसर लिखो।
अगर आप assumption लेते हो कि चार्ज की तो है तो बैंक का नाम होगा तो आप अगर आप दोनों लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द मार्क्स। दो फैक्टर्स वो दोनों देखते हुए। 3 मार्क का है, टाइम भी कम है, छोटा सा पार्ट लिख दिया चलेगा। 5 मार्क का है, टाइम भी काफी है, पूरा आंसर। ठीक है, डिपेंड। फाइन, लेट्स सी द 9th one. 9 says Ashok sells a house to Vinay by a written document and delivers the possession to Vinay, but the document is not registered. After 1 year, Ashok sues Vinay to take back the possession of the property on the grounds that non-registration of a document has no validity. मैंने तुझे घर बेचा, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है, अब वो बोलते हैं ला वापस दे, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं तो वैलिड नहीं है। विल अशोक सक्सीड? विच डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ कैन बी इन्वोक्ड? यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, यस। पैसा दे चुके हो, यस। और अब वो इस ग्राउंड पे उसको डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहा है कि डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर्ड नहीं है। तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं, बाकी सारी चीजें हो चुकी है, यस। अरे अगर बाकी सारी चीजें हो सकी है तो रजिस्ट्रेशन इज ओनली अ पार्ट टू बी परफॉर्म ना, तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट पार्ट परफॉर्मेंस। सेक्शन 53A क्लिक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन 9 में कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बहुत सिंपल सा कंडीशन थी। क्वेश्चन 9 के हिसाब से सिंपल सी इतनी थी कि अशोक ने विनय को प्रॉपर्टी बेच दी है, तो याद रखें अशोक ने विनय को क्या किया है, प्रॉपर्टी बेच दी है, दैट इज सोल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड there is a written document, possession is also given, sold property by written document plus possession is given। पोजेशन भी दे चुके हैं, चलो पोजेशन भी ट्रांसफर हो चुका है, क्या बाकी था, नॉट येट रजिस्टर्ड। बस रजिस्ट्रेशन बाकी था, बाकी सारा काम हो चुका है। ओके चलो, 1 साल के बाद क्या बोलता है, निकल बाहर, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, और here 1 साल के बाद क्या बोलता है, अशोक वांट्स टू कैंसल, विल अशोक सक्सीड? अशोक वांट्स टू कैंसल, क्वेश्चन इतना पूछा है, विल अशोक सक्सीड? ओके, so 1 साल के बाद वो he wants to cancel, will he succeed? No, the doctrine of part performance section 53A comes into picture and Ashok will not succeed. Okay, it is a doctrine of performance section 53A। सेक्शन 53A के जो भी हमने कंडीशन डिस्कस की थे वो पूरी लिख डालना, एंड देन राइट अशोक विल नॉट सक्सीड। तो अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, अब क्लिक होगा, अरे हाँ सर अब याद रहने वाला सर, अभी टेंशन मत लो, अब पूरा समझ में आ गया, क्लियर। तो अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, अब ये डेफिनेटली क्लिक होता है, ठीक है, क्लियर, फाइन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 बोलता है अजय voluntarily makes a gift of his immovable property to Vijay, ठीक है। Vijay accepts the gift, ठीक है। The possession of the property was given to Vijay, but the gift deed which required registration under 123 was not registered. Whether Ajay donor can revoke? देखो गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से गिफ्ट उस टाइम पे कंप्लीट हो जाती है जब उसको एक्सेप्ट कर दिया जाए, डिलीवरी कंप्लीट हो जाए, बाकी मतलब सॉरी 122 से लेके 129 में सारी कंडीशन हो जाए एक्सेप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, देन रजिस्ट्रेशन इज मियरली अ फॉर्मेलिटी। हाँ गिफ्ट ही बराबर नहीं बनी थी, स्टैम्प ड्यूटी नहीं था, विटनेस नहीं था,
तो गिफ्ट कंप्लीट नहीं। अगर गिफ्ट कंप्लीट पैकेज रेडी है, जस्ट दैट उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, that doesn't mean the gift is not proper. Okay, so Ajay cannot revoke the gift. As per section 122 of the Transfer of Property Act, gift is complete and valid as soon as the ownership of the gift property transfers and vests immediately in the donor. So once a donee becomes the owner of the property, donor cannot revoke the gift for the reason that the gift was not registered. तो ये तो ऐसी बात है कि मैं किसी को जाके एक गिफ्ट देता हूँ, ये ले बड़ा हुआ गिफ्ट, और दूसरे दिन उसको फोन करके बोलता, अरे वो मैंने गिफ्ट क्या है ना वो अपने खाते में रजिस्टर नहीं किया, तो जरा वापस कर। विल आई गेट अ गिफ्ट बैक विच ऑलरेडी बीन गिफ्टेड? आप किसी के बर्थडे पे जाते हो, किसी के एनिवर्सरी पे किसी को जाके अच्छा खासा गिफ्ट दे चुके हो, सब पार्सल वार्सल किया था, करके रेडी करके दे दिया, क्या कल को फोन करके पूछ सकते हो, अरे मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं भेजा, वापस से भेजना, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना? विल यू डू दैट? नहीं ना। So the gift which is accepted by the donee will take effect from the date of execution, okay, of the document, even though it is registered later on. तो गिफ्ट रजिस्ट्रेशन की डेट से एप्लीकेबल नहीं होता, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। सो क्वेश्चन 9, ये तो आप हम लोग नोट्स में रेफर कर सकते हैं, so there is nothing big in this. So question 9 notes, okay, so question 10 1 9 तो हो गया, तुम लोग बताते भी नहीं। एंड क्वेश्चन 11 देखते हैं, 11 क्या था? ओके, 11 बोलता है अमृत द लेसर grants his immovable property premises on lease for 4 years to Sukant lessee commencing from 1st June 2011. The lessor gives a notice to the lessee on 1st February 2018 for vacating the premises on 1st March 2018. Is the notice valid? And if lease continued after 4 years, will the tenancy be monthly or yearly basis? Okay. So let's see. इसको बोलते हैं termination of lease clause. वो क्या होता है मैं आपको पहले वो समझा दूँ, so that you understand the other part. हम बात कर रहे हैं termination of lease. Termination of lease की इसमें दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, एक होती है ईयरली लीज, एक होती है मंथली लीज। Okay, termination of lease clause. If the notice is given for termination of a lease of yearly leases, okay, so if notice is given of termination of lease of yearly lease, तो अगर आपकी लीज ईयर टू ईयर या 5 साल एक साथ, फिर 5 साल एक साथ, ऐसे ऐसे चलती है, दैट्स कॉल्ड ईयरली लीज। समथिंग लाइक 99 ईयर्स की भी लीज होती है, पूरे साल का, अपने 10 साल का 25 साल का रेंट दे रखा है, वो भी होता है, बिकॉज सामने वाले को फायदा होता है। तो ये होती है ईयरली लीज, और एक होती है मंथली लीज। तो मंथली लीज क्या होगा? सो इफ द नोटिस इज गिवन फॉर टर्मिनेशन ऑफ मंथली लीज, ठीक है। अगर आप ईयरली लीज का नोटिस देते हो तो कम से कम लॉ के हिसाब से 6 महीना, हाँ स्टेट टू स्टेट इट कैन डिफर, कुछ स्टेट्स में 12 महीना भी किया था, लेकिन इट इज 6 मंथ्स नाउ एज फार एज आई नो। तो कम से कम लॉ में 6 महीने का नोटिस है, तो टर्म ऑफ नोटिस इज 6 मंथ्स। 6 महीने का नोटिस देने का, क्योंकि लीज में क्या होता है, प्रॉपर्टी उसने अपने हिसाब से बनाई, तो प्रॉपर्टी को रिस्टोर करना, मतलब तोड़ के वापस से पेंटिंग वेंटिंग करवा के आपको वापस देना, तो 6 महीने का टाइम। लेकिन जब आप लीज मंथली बेसिस पे देते हो, समथिंग लाइक अ लाइसेंस बेसिस, वो सिर्फ रह के जा रहा है, तो आपको 15 दिन का नोटिस देना होता है।
कई स्टेट्स के लॉ में उस 15 दिन को 30 डेज किया, जैसे दिल्ली रेंट एक्ट में 30 है, गुजरात रेंट एक्ट में 30 है, महाराष्ट्र रेंट एक्ट में 30 है, केरला रेंट एक्ट में 30 है। मतलब आई हैव रेड सो मेनी ऑफ देम, कई स्टेट्स में उनको 30 डेज किया। तो इट्स स्टेट्स लिबर्टी बिकॉज प्रॉपर्टी फॉल्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे टर्म ऑफ नोटिस एज पर दिस थिंग इज 15 डेज, कई स्टेट्स में उनको 30 किया हुआ। ओके, अब कई स्टेट्स में इसको 30 तो कर दिया, लेकिन है क्या तरीका, क्या क्या समझा। मतलब कम से कम आपको 6 महीने का नोटिस देना है, कम से कम। आप 6 महीने से कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते थे, और कई स्टेट्स ने 15 दिन को 30 डेज कर दिया। इसका मतलब वंस दैट टर्म इज कंप्लीटिंग, ओके। पर एक चीज याद रखना, अगर आपका ईयर टू ईयर है, मैंने आपको 5 साल के लिए दिया है, हर साल 5 साल का आपको रेंट लिया। अगर आप 5 साल से ज्यादा रहते हो उस जगह पे, खाली करने में टाइम लेते हो, तो जितना टाइम आप रहोगे हर महीने का रेंट देना पड़ेगा। मतलब 5 साल 3 महीना आप रहे तो 3 महीने का रेंट होगा, 5 साल 6 महीना रहे तो 6 महीने का रेंट होगा, 5 साल 8 महीना रहे तो 8 महीने का। तो इसका मतलब ईयर टू ईयर लीज होने के बाद वो लीज मंथ टू मंथ होती है। सर अगर मैं 5 साल के बाद 2 साल रहा तो 24 मंथ्स का रेंट होगा ना, क्यों, मैं तो हर महीने का रेंट लूंगा, एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ। एक दिन भी ऊपर रहा तो मैं पूरे महीने का रेंट लूंगा। दैट इज द वे a lease gets converted from year to year to month to month. तो ये चीज याद रखना that once the term or the period, the term, या फिर हम उसको पीरियड बोल सकते हैं, पीरियड of year to year lease year to expires if the lessee use the lease premises and lessee use the lease premises, then it becomes month to month lease. Then it becomes month to ओके, क्लियर। सो 5 साल खत्म हो जाने के बाद ये आपका टर्म पीरियड हो जाता है। ओके, जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिया था, एग्जांपल याद हो तो, लेट्स सपोज अगर आपके अंकल है, अंकल ने 5 इयर्स के लिए, याद है, पीजे ज्वेलर्स को शॉप दी थी। ओके, तो याद रखना 5 इयर्स के बाद जितना भी उसका ऊपर यूज करेगा वो हर टाइम का रेंट है। तो 5 इयर्स एक बार हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने का रेंट उसको देने का, 2 महीना ऊपर यूज किया तो उसका रेंट देने का, सो एंड सो, वो 10 महीना यूज किया तो उसका रेंट देने का। ऐसे जितना वो ऊपर खाली करने के लिए यूज करेगा उसको हर महीने का रेंट देना पड़ेगा। बराबर, क्लियर। तो अगर वो 6 महीना यूज करते हैं तो 6 महीने का रेंट देना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के एनालिसिस को देखते हैं। इस क्वेश्चन के एनालिसिस के हिसाब से लेट्स सी, अमृत, हाँ, लीज 1 जून को कमेंस होती है, नोटिस दिया गया 1 फरवरी को, 1 मार्च को वेकेट करने का बोला गया। चलो लेट्स सी, इस क्वेश्चन का एनालिसिस अगर करें तो क्या बाहर निकलेगा। लेट्स, पहले तो आपको टर्म समझा दिया कि मंथ टू मंथ क्या होती है। लीज बिगिंस कब होती है इस क्वेश्चन में, लीज बिगिंस, लीज बिगिन इस क्वेश्चन में होती है 1 जून 2011 को, ठीक है। और लीज का टर्म कितना था, 4 साल का था। 4 साल का टर्म था, ठीक है। लास्ट डे ऑफ द लीज क्या होगा अगर 4 साल का टर्म है।
लीज का लास्ट डे क्या होगा? तो जून 11 से लेके 12, 13, 14, 15, 1 जून 2015 बराबर। तो 1 जून 2015 ये लास्ट डे होगा, बराबर, क्लियर। 6 मंथ्स का अगर नोटिस दूंगा तो वो कब खत्म हो जाएगा? 6 मंथ्स का नोटिस देना था, सो 6 मंथ्स का नोटिस, जून खत्म, जुलाई, 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2015 को। सो 1 दिसंबर 2015 6 महीने का नोटिस यहाँ पे खत्म हो जाए, बराबर, क्लियर। इसके बाद लीज वैसे भी मंथ टू मंथ हो जाती है, लीज बिकम्स मंथ टू मंथ। ओके, दिसंबर के बाद नहीं, लीज एक्चुअली मंथ टू मंथ तो जून से ही हो चुकी है, बिकॉज जितना महीना ऊपर यूज करोगे तो 6 महीने का तो नोटिस देना ही चाहिए। तो ठीक है, हमने आपको 6 महीना दिया, 6 महीने का रेंट लगेगा, बराबर, क्लियर। एक्चुअल नोटिस कब दिया गया क्वेश्चन के हिसाब से? नोटिस, एक्चुअल नोटिस दिया गया 1 Feb 2018 को, बराबर, क्लियर। एक्चुअल नोटिस यहाँ पे दिया गया, 15 डेज नोटिस होता है, 15 डेज नोटिस, जो मंथ टू मंथ में 15 डेज, अब लीज मंथ टू मंथ हो गई, 15 डेज नोटिस होता है 1 फरवरी 2018 से 15 फरवरी, 15 फेब 2018, 15 दिन का टाइम देना चाहिए। एंड डेट ऑफ वेकेशन कब बोलेंगे? डेट ऑफ वेकेशन 1 मार्च 2018, राइट, 1 मार्च 2018, ये बोलेंगे, क्लियर। तो आइडियली मुझे 6 महीने का नोटिस और 15 दिन का नोटिस, ये ध्यान रखना था। इसका टर्म खत्म हो चुका है 1 जून 2015। उसके बाद कम से कम मुझे 6 महीना देना चाहिए था उसको खाली करने के लिए। मैंने उसको 6 महीने की जगह पे एक्चुअल नोटिस 1 फेब को दिया है, तो इसका मतलब मैंने उसको कितना पीरियड दिया, इस दिन से लेके इस दिन तक, व्हाट पीरियड आई हैव गिवन। मतलब आपको जून से जुलाई, और तो 15 से 16, 17, 18, नहीं 15 से 16, 16 से 17, और 18 पहले हो गया, तो नियरली 2 years 8 months दिए। आई हैव गिवन हिम 2 years 8 months, जबकि मुझे मिनिमम 6 मंथ्स देना था, तो मैंने काफी टाइम दे दिया, ओके फाइन। और वेकेशन के लिए 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था, मैंने उसको नोटिस दिया है 1 फेब को, और वेकेट करने के लिए कब बोला गया है? वेकेट करने के लिए उसको बोला है 1 मार्च को। So have I given minimum 15 days? I have given him entire 1 month, 30 days. 30 days to vacate the premises. Okay, clear? 1 March को 28 days, so 28 days. By students 28 days, February to 28 days. So I have given him 28 days to vacate the premises. Is this notice valid? Is minimum 6 months given? Is minimum 15 days given? Yes. Thus this notice is valid. Thus the notice is valid in law. ओके, समझ में आया। लीज 1 जून को खत्म हुई, 4 साल की लीज थी, ड्यू डेट आ गई, उसके बाद 6 महीने का नोटिस देना था कि आप खाली करके दो, उस 6 महीने का ऊपर का जो रेंट होता है वो लेता हूँ, बस। ओके, उसके बाद लीज हर जितना भी हो और रुकेगा, वो मंथ टू मंथ चलती जाएगी। एज अ रिजल्ट मैंने एक्चुअल नोटिस 1 फरवरी को दिया, इसका मतलब 6 महीने से ज्यादा टाइम दिया था उसको खाली करने के लिए। अच्छा चलो, मंथ टू मंथ है तो कम से कम 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट होता है, तो मैंने उसको 28 दिन का नोटिस दिया है, वो भी ज्यादा दिया है, तो इसका मतलब नोटिस वैलिड था। यस, नोटिस हर हाल में वैलिड ही था। ओके फाइन। क्वेश्चन 12 था,
A contract for sale of land has been entered between A and B. The transferee has paid the price entering into the possession and willing to carry out his actual contractual obligations. As registration has not been effected, A, the transferor, seeks to evict B from the land. Can he do so? सिंपल अगेन पार्ट परफॉर्मेंस का क्वेश्चन है. एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल ऑफ लैंड का, जिसका मतलब बी को लैंड बेच चुका है एंड द ट्रांसफर हैज पेड द प्राइस एंड पोजेशन भी ले चुका है. बस इतना था कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो एज अ रिजल्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अपने को करना होगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या करने का देख लेते हैं. सो आंसर क्वेश्चंस इसी में से देख लेते हैं. द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एम्बॉडेड इन सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी. So the transferor cannot take back the property only on the ground of non-registration of document. See, आपको dispossess करना है तो just because you have not registered उस पे नहीं होगा, कुछ और भी reason होना चाहिए. He is not paid वगैरह something like that. If the transferee has performed his part of the contract and also taken the possession of the property, you cannot evict the person who has taken the possession. He has performed this part of the contract. Doctrine prohibits transferor from taking back the property. B will not be allowed to suffer simply because the formality of registration has not been proved. So the legislature grants some relief to such transferee under 53A, which embodies the doctrine of part performance. So the conditions of part performance हमने अपने उसमें से लिख लिया. The contract for transfer should be for consideration. Terms necessary to constitute transfer must be ascertainable, and transferee should have taken the possession of the property or part performance thereof, and transferee must have already fulfilled or ready to fulfill his obligation under that contract. And if all the above conditions are satisfied, then the transferor and the person claiming under him are debarred from exercising the right in relation to the property other than right expressly provided by the term of the contract, notwithstanding the fact that the instrument of transfer has not been registered or complete in the manner prescribed therefore as per the law for the time being in force. समझा? समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं? यस, समझा सर, बिल्कुल समझा. ओके, सो क्वेश्चन 12 सिंपल. रेफर नोट्स. ओके, क्लियर. अब क्वेश्चन 13 एंड 14 सिंपली उतना ही बचा है. लेट्स सी एंड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 14. अभी क्वेश्चन 13 देख लेते हैं. ओके, सो क्वेश्चन 13 क्या हो, लेट्स सी. क्वेश्चन 13 ऐसा था कि सचिन made an unconditional gift of the property to Amit, but continued in the possession of the gifted property. Okay. Sachin revoked the gift deed, transferred it to Naresh. Amit wants to recover the possession from Naresh. Discuss in the light of the whether Naresh can hold the property of the gifted. Interesting. सचिन ने अमित को गिफ्ट दी थी, ठीक है, लेकिन पोजेशन सचिन के हाथ में था. सचिन ने उसको रिवोक करके वो गिफ्ट नरेश को दे दी और नरेश को पोजेशन में डाल दिया. अब पूछा गया है कि क्या नरेश उस प्रॉपर्टी को रखेगा या फिर वो प्रॉपर्टी अमित के पास जाएगी, क्योंकि गिफ्ट अमित को जा चुकी है. और ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल गिफ्ट. ओके, मतलब क्या समझे? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि हुआ क्या था और कैसे और क्या. ठीक है, देखो, एक प्रॉपर्टी लेते. Let's construct a property. Okay, so ये हमारी इमेजिनरी प्रॉपर्टी बन गई. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी. ये प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो चुका था. सचिन ने इस प्रॉपर्टी का गिफ्ट अमित को किया एज पर द क्वेश्चन. सो इस प्रॉपर्टी का गिफ्ट सचिन ने अमित को अनकंडीशनल गिफ्ट किया. क्लियर? क्लियर? इसका मतलब प्रॉपर्टी का ओनर कौन हो गया?
Amit. Amit has become the owner of the property. बिकॉज जिसको आप गिफ्ट करते हो वो ओनर हो गया, बट प्रॉपर्टी का पोजेशन अमित के पास नहीं था, बराबर। क्योंकि पोजेशन अभी भी सचिन के पास था, क्लियर। सचिन उसके पोजेशन में बैठा हुआ था, मतलब ओनर अमित है अभी और पोजेशन सचिन के पास है। ओनर अमित है, पोजेशन सचिन के पास। तो सचिन वाज जस्ट एक्टिंग लाइक अ केयर टेकर देयर, समथिंग लाइक अ एजेंट और अ ट्रस्टी। इस केस में फिर सचिन की कंडीशन क्या होगी? सचिन इस केस में गिफ्ट करने के बाद, दैट इज आफ्टर गिफ्ट, he becomes only a agent, or you can say a trustee, who is just holding a property, clear। अब सचिन ने इसको रिवोक कर दिया और वो गिफ्ट नरेश को कर दिया, ओके। तो यहां पे नरेश को उसने गिफ्ट दे दिया, दैट इज सचिन ने क्या किया? रिवोक गिफ्ट टू अमित, रिवोक कर दिया, एंड गिफ्ट विद पोजेशन। तो नरेश को ये गिफ्ट दिया गया विद पोजेशन, ओके। इसको नरेश को, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमित नरेश से ये पोजेशन रिकवर कर सकता है? क्या अमित नरेश से ये पोजेशन रिकवर कर सकता है? ओके। इस केस का इंटरेस्टिंग पॉइंट था नरेश का आर्गुमेंट। नरेश का कहना था कि सचिन सचिन जो इस समय प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, वो एजेंट ट्रस्टी नहीं है, वो ऑस्टेंसिबल ओनर था। नरेश का ये कहना था कि नरेश ने जो आर्गुमेंट्स दिए थे, इसके आर्गुमेंट्स ऐसे थे कि सचिन ऑस्टेंसिबल ओनर है, ओनर नहीं, ओनर के जैसा है, ओनर नहीं पर ओनर के जैसा था। और अगर एक ऑस्टेंसिबल ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो नरेश का ये कहना था दैट नरेश गॉट इट इन गुड फेथ, नरेश ने गुड फेथ में लिया, तो ये ट्रांसफर वैलिड है, दैट इज देयरफॉर गिफ्ट टू नरेश इज वैलिड। ये मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ये नरेश का आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूं। दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच वाज गिवन बाय नरेश, क्लियर, ठीक है। अमित ने अपना फैक्ट्स बताया, ये आर्ग्यूमेंट हुआ। अब कोर्ट का ये कहना था कि ये जो ट्रांसफर हुआ है नरेश को, ये तो गिफ्ट में हुआ है, इज इट फॉर, देखो 43 सेक्शन, ये जो आर्ग्यूमेंट था ये सेक्शन 43 था, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर का आर्ग्यूमेंट। लेकिन अमित ने क्वेश्चन किया कि ऑस्टेंसिबल ओनर में भी somebody is transferring the other for a valuable consideration in good faith। नरेश ने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए कहां लिया है? आर्गुमेंट वो भी वैलिड था, क्लियर। यहां पे अमित आर्गुमेंट, अमित का ये आर्गुमेंट था कि ट्रांसफर टू नरेश is not for any valuable consideration, is not for any valuable consideration, clear, because the transfer has to be for a valuable consideration, it has to be in good faith।
but this transfer is not at all for valuable consideration. Agreed? बात माननी पड़ेगी भाई, हाँ ये ट्रांसफर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए तो है ही नहीं. So therefore Amit says that the gift to Naresh is suffering from proper consideration and therefore void. Okay, therefore gift to Naresh is void. नरेश को दिया गया गिफ्ट अपने आप में void है. क्लियर? अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट ने बोला कोर्ट हेल्ड, इस केस में ऐसा हुआ था, कोर्ट हेल्ड that the gift to Amit was registered and complete, that is the gift to Amit was completed as well. Okay, कोर्ट ने बोला gift given to Amit was complete. दूसरी चीज कोर्ट ने बोली the gift given to Amit was unconditional, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी. Gift to Amit was unconditional. तीसरी चीज कोर्ट ने बोली कि सचिन वॉज होल्डिंग अ प्रॉपर्टी एज अ एजेंट और ट्रस्टी बट नॉट एज अ ऑस्टेंसिबल ओनर, बिकॉज ओनरशिप तो अमित को जा चुकी है. ओनरशिप तो if he was an ostensible owner, there has to be valuable consideration. Sachin was holding property as agent or trustee. Okay, and Naresh has not acquired for valuable consideration. Clear? Has not acquired for valuable consideration. Okay, thus Naresh had the knowledge that the title was with Amit. ये भी बात थी, नरेश को ये पता था कि अमित उसका मालिक हो चुका है. गिफ्ट पहले अमित को गया था, क्योंकि अमित की गिफ्ट कंप्लीटेड है, तो नरेश ये कैसे बोल सकता है नहीं पता था. So therefore Naresh had knowledge that item was so title अमित के पास है. Therefore the protection of section 41, 43, 41, 41, sorry. Okay, I change here section 41 on that. हाँ, section 41. Sorry, हाँ गलती हो गई. So therefore the protection of section 41 of ostensible ownership will not be available to Naresh. तो कोर्ट ने ये बोला therefore the protection of section 41. Okay, section 41, that is transfer by ostensible owner. That is transfer ostensible owner will not be available to Naresh. Okay, so a transfer by ostensible owner will definitely not be available to Naresh for this week. अब ये समझ में आया? So this was one of the reasons that this protection, this liberty is not at all available.
इस बात को क्लियरली समझा आप लोगों ने? ठीक है, समझा? सो ये पूरा क्वेश्चन एक एक्चुअली केस लॉ के बेस पे था, इंटरेस्टिंग केस था, और ये इस तरीके का मतलब अल्टीमेटली हमने समझा क्या, इसमें एक चीज समझने लायक ये थी, समझने लायक ये बात थी दैट गिफ्ट इज कंप्लीट व्हेन इट इज गिव दैट इज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड इन द फेवर ऑफ अ डोनी। इसमें ये बात याद रखना, गिफ्ट इज complete when executed and accepted by them। तो जोनी जब एक्सेप्ट कर लेता है, गिफ्ट कंप्लीट हो जाती है क्योंकि उसको मिल चुकी है, डिलीवरी इज कंप्लीट। द merely delay in the possession does not defeat the validity of the so if there is any kind of delay in possession, मैं नहीं दे पाया, ये हुआ वो हुआ, it does not at all defeat the validity of the gift because the gift was complete। okay, so अब आंसर पढ़ के देखते हैं। आईसीएसआई के आंसर सारे वैसे ही हैं। सो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पहले लिया गया वो दिया गया और फिर उसके बाद बाकी को बोल। So where with the consent expressed or implied of the person interested in the immovable property, a person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration, the transfer shall not be voidable on the ground that the transfer was not authorized to make it, provided that the transferee, after making a reasonable care to ascertain that the transfer has power to make the transfer, has acted in good faith। क्लियर? तो ये तो इन शॉर्ट हमने सेक्शन 41 ही लिखा, आप ऊपर वाले कंडीशंस भी लिख के आओगे ना, वो चाबी घुमाने वाला, इंस्टेड ऑफ एग्जांपल द ट्रांसफर शुड बी ओनर और वो सब वो भी चलेगा। यहाँ पे in simple words, if the sale is made by ostensible owner for a consideration, then such sale is valid if the transferee has taken a reasonable care to see that the transferor has the power to make such sale। So sale is for a consideration and the transferee must believe that the transferor has the power to sell। वो एग्जाम्पल अगर याद करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर मिस्टर एफ को ये पता ही नहीं था कि पी वॉज अ ट्रू ओनर, लेकिन यहाँ पे नरेश को पता था क्योंकि गिफ्ट अपने आप में कंप्लीटेड थी, रजिस्टर्ड थी। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली बोलता है दैट ही गिफ्टेड द प्रॉपर्टी। ओके, गिफ्टेड द प्रॉपर्टी मतलब वो पूरी तरह कंप्लीट थी, कहीं कहीं पे भी ये नहीं लिखा था इनकम्प्लीट। इनफैक्ट अनकंडीशनल में भी ये हिंट दे दिया था कि गिफ्ट अपने आप में कंप्लीटेड थी। तो यहाँ पे लिखा है कि अनकंडीशनल गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। Yes, see, Sachin is not an ostensible owner as he does not hold the property with the consent of the real owner. Sachin is not holding with the property, rather he has to transfer the property। वो पेंडिंग ट्रांसफर उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द अनकंडीशनल गिफ्ट बाय अमित फ्रॉम सचिन, अमित इज द रियल ओनर एंड दैट्स व्हाट अपने एग्जांपल में हमने बोला कि अमित हैज बिकम द ओनर एंड हाउ कैन यू डिप्राइव एन ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। Thus, Naresh cannot seek the protection of Section 41 and cannot withhold the property gifted by Amit to Sachin। समझा? Clear? And question 40, simple question था। A and B are litigating in the court of law over the property X. During the pendency of the suit, A transfers the property X to Y। बबीता कविता and transfer याद आया? हाँ। So the suit ends in favor of B। तो कौन लड़ रहे थे? ए और बी लड़ रहे थे और किसने ट्रांसफर किया? ए ने ये प्रॉपर्टी सी को दे दिया, लेकिन बी जीत गए। Who shall be entitled to the property? The simple answer is section 52 incorporates the doctrine of res pendens। It states that during the pendency of a suit in the court of law, property which is subject to the suit or litigation cannot be transferred। ये बात तो ठीक है। When it is said that the property cannot be transferred,
what is meant in this context is that the property may be transferred, but this transfer is subject to the rights that are created by court decrees. That is, every transferee जो भी उस प्रॉपर्टी को खरीदता है वो कोर्ट के डिसीजन से बाइंड होगा. कल को वो ये भी बोले मुझे नहीं मालूम था, मेक्स नो डिफरेंस. मैंने आपको बोला है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको चेक करना है, प्रॉपर्टी खरीदते समय लोकल कोर्ट्स में चेक करना है कि क्या इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस पेंडिंग चल रहा है क्या. तो ये तो सर्च आपको करवाना ही होता है. So in the given case, A and B are litigating in the court of law over the property acts, and during that pendency, A transfers the property X to X, property X to C. The suit ends in the favor of B. Now here, C has obtained the property during the time of litigation. She or he cannot claim the property. He is bound by the decree of the court and he has to give the possession to B. So in short, I can say the question 14 that you have to see is from the notes also. Therefore, notes. Okay. So with this, we have completed all the required questions also from transfer of property. I believe sufficient enlightenment must have happened. और जितना भी हमने नोट्स बनाया प्लीज उसको अच्छे से रेफर करो, याद करो और करके जाओ, हो जाएगा. ओके, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना एंड नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट लेता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर लेता हूँ, सॉरी सब्जेक्ट, ठीक है. चलो ऑल द बेस्ट, बाय.